तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुविकल्प प्रश्नों द्वारा अध्याय का रिवीजन कैसे किया जाता है ये बताएंगे। जब आज इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा पूरे अध्याय का रिवीजन हो जाएगा और आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां भी साथ में हो जाएंगी। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पहला बहुविकल्प प्रश्न। हमारे सामने आ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इन चारों में से क्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है। हमारे बीच में हिंट भी आ गई है। हिंट हमसे कह रही है, रासायनिक अभिक्रिया में पुराना पदार्थ पूरी तरह नए पदार्थ में बदल जाता है तथा नए पदार्थ की आणविक संरचना पुराने पदार्थ से भिन्न होती है। यह तभी संभव है जब परमाणु पुराने आबंधों से मुक्त हो अन्य परमाणुओं से नए आबंध बनाए। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए पदार्थ तभी बनते हैं जब परमाणु पुराने आबंधों को तोड़कर नए आबंध बनाता है। तो इस प्रकार हमारा इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में आबंध का टूटना और जुड़ना दोनों क्रियाएं होती हैं। हमारा दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। दिए गए 4 ऑप्शंस में से हमें छांटना है कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान कौन सी घटना नहीं होती है। लीजिए, हिंट आ गई हमारे सामने। रंग में परिवर्तन, गैसों का उत्सर्जन, तापक्रम में परिवर्तन आदि प्रेक्षण या घटनाएं रासायनिक परिवर्तनों या अभिक्रियाओं के दौरान देखने को मिलती हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन के दौरान केवल आकार में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन होगा। अभिकारक जब उत्पाद में बदलेगा, हो सकता है कि उस दौरान या तो रंग गायब हो जाए या नया रंग आ जाए। गैसों का उत्सर्जन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलेंगी। तापक्रम में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन के बाद या तो ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा सोखी जाती है, जिससे निकाय जहां पर अभिक्रिया हो रही है उसका तापमान बदल जाता है। चौथा है आकार में परिवर्तन। तो ये भौतिक परिवर्तन के दौरान होने वाला प्रेक्षण है, ना कि रासायनिक परिवर्तन में। तो रासायनिक परिवर्तन में कौन सी विशेषता देखने को नहीं मिलती, तो वो है आकार में परिवर्तन। चलिए, हमारे बीच अब तीसरा बहुविकल्प प्रश्न आता है इस अध्याय का। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये 4 परिवर्तन हैं, आपको इसमें से छांटना है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। चलिए, हम यहाँ पर एक हिंट दे देते हैं आपको। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात अवस्था और आकार बदलते हैं, परंतु रासायनिक गुण अर्थात आणविक संरचना नहीं बदलती। इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता तथा हम पुराने पदार्थ को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में कभी भी नया पदार्थ नहीं बनता और भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होते हैं, अर्थात हम वापस पुराना पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो गौर से देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन है, खोलते पानी से जलवाष्प बनना। पानी भाप में बदल रहा है, तो यहाँ पानी की केवल अवस्था बदल रही है। पानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जा रहा है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। बर्फ का पिघलना, इस ऑप्शन में भी केवल पानी अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जा रहा है। इसी प्रकार नमक का पानी में घुलना, नमक पानी में अपने आयनों में टूट जाएगा, पानी में विलय हो जाएगा, लेकिन नमक के परमाणु पानी के अणुओं के साथ कोई क्रिया नहीं करेंगे। और हम चाहें तो इन तीनों ही ऊपर के ऑप्शन में पुराने पदार्थ को वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम पानी को गर्म कर दें, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और नमक पुनः हमें मिल जाएगा। तो ऊपर के तीनों परिवर्तन भौतिक परिवर्तन दिखाते हैं, जबकि नीचे जो दिया गया है एलपीजी का दहन, इस परिवर्तन में एलपीजी जो एक प्रकार का ईंधन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। तो यहाँ पर साथ ही साथ ऊष्मा पैदा हो रही है। हमने पुराने बहुविकल्प में आपको बताया कि रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊष्मा निकलती है, साथ ही साथ नए यौगिकों या अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर नए अणु भी बन रहे हैं और ऊष्मा भी निकल रही है, अर्थात एलपीजी का दहन एक भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि रासायनिक परिवर्तन है। चलिए, चौथा बहुविकल्प है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हमें इन चारों ऑप्शन में से रासायनिक अभिक्रिया को छांट कर लिखना है। चलिए, हम आपको एक सुझाव देते हैं जिससे आपको उत्तर समझने में आसानी होगी। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें पुराना पदार्थ पूरी तरह नए पदार्थ में बदल जाता है तथा रंग, ऊष्मा और गैसीय उत्सर्जन जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं।
एक महत्वपूर्ण बात आपको जो ध्यान रखना है वो है रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, अर्थात समस्त रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो यहां देखिए, कपूर का ऊर्ध्वपातन मात्र अवस्था परिवर्तन होता है, कपूर ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है, भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, ऊपर हम देख चुके हैं, भौतिक परिवर्तन है। चूने का बुझना, चूने का बुझना यानी बिना बुझे हुए चूने का बुझे हुए चूने में बदल जाना। इस दौरान देखिए साथ ही साथ नया यौगिक बन रहा है और ऊष्मा मुक्त हो रही है। तो ये प्रेक्षण कहाँ देखने को मिलता है? नए यौगिक का बनना और ऊष्मा उत्पन्न होना, रासायनिक अभिक्रिया में। तो चूने का बुझना एक रासायनिक अभिक्रिया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप फोटोग्राफी को देखिए। फोटोग्राफी में फोटोग्राफिक फिल्म पर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का लेप होता है। जब प्रकाश पड़ता है तो यह सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। बनने वाले सिल्वर के कारण सामने वाली वस्तु का प्रतिबिंब निगेटिव पर छप जाता है, जिसे हम बाद में डेवलप करवा लेते हैं। तो यहाँ भी क्रियाकारक का विघटन हो रहा है, वो नए पदार्थों में बदल रहा है। तो ये दोनों ही देखे जाएं तो ये दोनों ही परिवर्तन सामान्यतः रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ पर C एवं D। चलिए इसी प्रकार हम हमारे 5वें वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण अभिकारक एवं उत्पादों की सही भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करती है? यहाँ पर तीर के पहले अभिकारक हैं, तीर के बाद अर्थात दाईं ओर उत्पाद हैं। ये एक रासायनिक समीकरण दी गई है, हमें बताना है कि इसमें से सही रासायनिक समीकरण कौन सी है जिसमें अभिकारक और उत्पादों की अवस्थाएं सही सही दर्शाई गई हों। तो पहले हम हिंट को समझ लेते हैं। सही रासायनिक समीकरण वह है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करती है तथा जिसमें पदार्थ अपनी भौतिक अवस्थाओं के साथ प्रदर्शित होता है। हम जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सामान्य ताप पर गैस हैं, इसे हम स्मॉल g संकेत से दर्शाएंगे, तथा पानी सामान्य ताप पर द्रव होता है, इसे हम लिक्विड अर्थात L संकेत से दर्शाएंगे। तो सही समीकरण कौन सी होगी इनमें से? एक तो जिसके अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर होगी दोनों ओर, साथ ही साथ अवस्थाएं बिल्कुल सही दर्शाई होंगी। तो चलिए हम पहली समीकरण से ही देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ हाइड्रोजन में, इस पहली समीकरण को गौर से देखें, यहाँ हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, 2 गुणा 2 कुल 4 परमाणु। इसी प्रकार इधर भी हाइड्रोजन के 2 गुणा 2 4 परमाणु हैं। यहाँ ऑक्सीजन के 2 और यहाँ ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया संतुलित तो है, लेकिन क्या इन्होंने इन पदार्थों की अवस्था को सही दर्शा रखा है? तो H2 गैस होती है, जबकि यहाँ L यानी लिक्विड लिख रखा है। तो इस प्रकार आप समीकरणों की गलतियों को पकड़ सकते हैं। हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। नीचे चलते हुए आए, देखिए हाइड्रोजन को इन तीनों में ही गैस रूप में दिखा रखा है, सही है। यहाँ ऑक्सीजन को देखिए नीचे की 2 समीकरणों में गैस रूप में दिखा रखा है, और इन नीचों में पानी में देखिए ये लिक्विड फॉर्म में है। तो हमें अब इन नीचे की 2 समीकरणों पर गौर करना है। हाइड्रोजन गैस सही है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में सही है, H2O लिक्विड फॉर्म में यानी तरल अवस्था में ये भी सही है। लेकिन संतुलन वाली अवस्था देखिए तो यहाँ ऊपर वाली समीकरण में 2 और 2 4 हाइड्रोजन हैं, जबकि नीचे मात्र 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, और इधर अभिकारक में हाइड्रोजनों की संख्या 4 है। तो दोनों और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4-4 होना चाहिए। इस प्रकार नीचे की समीकरण गलत है और हमारा सही उत्तर है रासायनिक समीकरण 3। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात क्या होगा? तो देखिए अपघटन अभिक्रिया में पदार्थ अपने अवयवी घटक तत्वों में विभाजित हो जाता है तथा उन तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में होते हैं। यहाँ गौर करिए आप, यहाँ पर ये देखिए पानी का विद्युत अपघटन हो रहा है। पानी में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो पानी अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है। देखिए H2 और ऑक्सीजन में टूट गया। यहाँ पर अगर हम मोल अनुपात निकालना चाहते हैं तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या निकालना पड़ेगी। उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। फिर इसको सरल करना पड़ेगा। अगर हम इसको 2 से भाग लगाएं तो अनुपात निकल कर आता है 2:1। यही है जल के अपघटन के बाद बनने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोलर अनुपात 2:1। तो हमारा सही उत्तर हुआ 2:1। चलिए हम हमारे पुनः अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुविकल्प प्रश्न क्रमांक 7। निम्नलिखित में से कौन सी संतुलित समीकरण नहीं है? ढूंढने से पहले हिंट समझ लें। संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण हैं जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर इसी हिंट को हम पालन करेंगे। हमें ढूंढना है संतुलित रासायनिक समीकरण, और संतुलित समीकरण वही होगी जिसमें तीर के पहले लिखे हुए अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तीर के बाद बनने वाले उत्पादों की परमाणु संख्या के
बराबर होगी। हम पहले समीकरण से शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं और इसमें NH3 में भी हाइड्रोजन के 3 और 2, 3 गुणा 2 यानी 6 परमाणु हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणु अभिकारक में है और उत्पाद में भी नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। बस इसी तरह अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो आप पाएंगे कि जो तीसरे नंबर की समीकरण है उसमें अभिकारक में बेरियम के 3 परमाणु हैं जबकि उत्पाद में बेरियम का केवल 1 ही परमाणु है। इस प्रकार यह संतुलित समीकरण की श्रेणी में नहीं आती है। तो यह हमारा उत्तर तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथन के लिए कौन सा समीकरण सही और संतुलित है? नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस के संयोग करने से अमोनिया बनता है। यह शब्द समीकरण है। हमें इस शब्द समीकरण की सही और संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पे ढूंढना है। लीजिए हमारे पास एक सुझाव आया है जो हमें सही उत्तर ढूंढने में मदद करेगा। अभिकारक गैसों यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाली गैसों नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के आणविक सूत्र N2 और H2 होते हैं एवं उत्पाद यानी बनने वाला पदार्थ अमोनिया का आणविक सूत्र NH3 होता है और संतुलित समीकरण में इनके परमाणुओं के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं, देखते हैं कौन सी समीकरण यहाँ पर संतुलित है। गौर करिए, यहाँ पर नाइट्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों में ही N2 दे रखा है ऊपर की 3 समीकरण में, तो हमारी नीचे की समीकरण गलत हो जाती है। उसके बाद ऊपर की 3 समीकरणों में हमें देखना है हमारा दूसरा अभिकारक हाइड्रोजन गैस जिसे हम H2 संकेत से लिखते हैं। तो यहाँ पर H2 तीनों में ही सही तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद हम उत्पाद में आते हैं, अमोनिया बन रहा है, अमोनिया का सूत्र NH3 है। NH3 कहाँ पे लिखा हुआ है सही? केवल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारी सही समीकरण वापस मिलाते हैं। यहाँ पर N2 यानी इधर अभिकारक में नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ भी अभिकारक में नाइट्रोजन के 2 परमाणु दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोजन के 3 दूनी 6 परमाणु हैं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 3 दूनी 6 परमाणु हैं। इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर है वो है समीकरण नंबर C। चलिए अगला हमारा 9वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। ये यहाँ पर एक समीकरण लिखी हुई है। उपरोक्त समीकरण के बारे में बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो निम्न उपरोक्त समीकरण में देखकर बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन इस समीकरण के लिए सही है। समीकरण को हमने देखा, समीकरण को देखने के बाद हमने हिंट को समझा। अपघटन अर्थात वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अपघटन अभिक्रियाओं में ऊष्मा या प्रकाश उत्प्रेरक का काम करता है। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये आपको पूरे अध्याय को समझने में आपकी मदद करेंगी। चलिए हम अपने विकल्प पे आ जाते हैं। इस विकल्प को हम गौर से देखें तो यहाँ पर एक अभिकारक है और 2 उत्पाद हैं, अर्थात एक अभिकारक अभिक्रिया के बाद 2 उत्पाद में टूट रहा है। तो पहला तो इस अभिक्रिया से संबंधित सत्य बात हो गई कि यह एक अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ ऊष्मा दी हुई है, यहाँ बीच में लिखिए तीर के निशान के ऊपर ऊष्मा लिखा हुआ है, अर्थात यह अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब हमें इसे ऊष्मा देंगे। और हम भली बातें जानते हैं कि सारी अपघटन अभिक्रियाओं के लिए ऊष्मा उत्प्रेरक का काम करती है। जो हम ऊष्मा देंगे वह इस अभिकारक के बंधों को तोड़ेगी और जब बंध टूटेंगे तब यह अभिकारक उत्पादों में बदलेगा। तो यहाँ पर ऊष्मा दी जा रही है, अर्थात यह अभिक्रिया संपन्न होने के लिए ऊष्मा ले रही है। तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्मा शोषी। तो यहाँ पर 2 बातें निकलकर सामने आई कि एक तो ये अपघटन अभिक्रिया है, दूसरा ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। छांटिए इसमें क्या उत्तर सही है। यह एक पहला ही ऑप्शन देखिए, एक ऊष्मा शोषी प्रकृति की अपघटन अभिक्रिया है। तो ये हो जाता है हमारा सही उत्तर, उत्तर नंबर 1। चलिए अगला विकल्प हमारे सामने आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? इन चारों में से संयोजन अभिक्रिया को हमें छांटना है। हमारे पास सुझाव है, संयोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये वियोजन अभिक्रियाओं की विपरीत अर्थात उल्टी होती हैं। तो इस हिंट में हमें एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक एक होता है और संयोजन अभिक्रियाओं में अभिकारक 2 होते हैं। ये 2 अभिकारक होते हैं और एक उत्पाद बनता है। यानी ऊपर वाली अभिक्रिया से बिल्कुल उल्टी अभिक्रिया होती है। यहाँ पे देखिए, पहले को देखें तो यहाँ पर एक अभिकारक है और उत्पाद ज़्यादा है, तो ये तो संयोजन अभिक्रिया नहीं हुई, ये तो वियोजन अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार दूसरी और तीसरे नंबर की अभिक्रियाएं भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं। अब सबसे अंतिम अभिक्रिया को देखिए, यहाँ पर क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक 2 हैं और बनने वाला उत्पाद 1 है, अर्थात अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं। इसलिए यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का सही उदाहरण है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम जाते हैं हमारे 11वें विकल्प की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? हिंट है हमारे पास, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा
या तो गर्मी के रूप में, या प्रकाश के रूप में, या विद्युत के रूप में सोख ली जाती है। और जब ऊष्मा सोख ली जाती है तो अभिक्रिया स्थल अर्थात जहां पर अभिक्रिया हो रही है उसका तापमान कम हो जाता है और समस्त वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। चलिए हम ढूंढते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो देखिए मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, अगर किसी समीकरण के अंत में Q लिखा हुआ है तो वह संकेत, या डेल्टा H लिखा हुआ है तो वह हमें बताता है कि यहाँ इस अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है। अगर धन Q लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रही है, और ऋण Q लिखा हुआ है तो यह संकेत दिखाता है कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा सोखी जा रही है, ग्रहण की जा रही है, ली जा रही है। तो हमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ढूंढना है। तो देखिए ऊपर की 3 अभिक्रियाओं में प्लस Q लिखा है, यानी ऊष्मा निकल रही है। साथ ही साथ आप देखें कि ये तीनों जो अभिक्रियाएं हैं ये संयोजन अभिक्रियाएं हैं। संयोजन अभिक्रियाओं में ये देखिए 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया में बंध बनते हैं और बंध बनने से ही ऊर्जा मुक्त होती है। और नीचे की जो अभिक्रिया है ये वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट रहा है और हमें तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ये देखो ऊष्मा लेती है अभिक्रिया तब संपन्न होती है। इस प्रकार हमारी जो चौथे नंबर की जो अभिक्रिया है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का सही उदाहरण है। अगला विकल्प आता है हमारे सामने 12, निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी के विपरीत होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा, गर्मी या प्रकाश निकलता है, और जब ऊष्मा, गर्मी या प्रकाश निकलता है तो जहां अभिक्रिया हो रही है अर्थात निकाय, उसका तापमान बढ़ जाता है, वो जगह गर्म हो जाती है और समस्त संयोजी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर समीकरण नहीं दी गई हैं। ऊपर तो हमें समीकरण दी गई थी और हम समीकरणों को देखकर संयोजन वियोजन का पता लगाकर और इस Q के निशान को देखकर हम पता लगा लेते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई समीकरण नहीं है नीचे, तो हमें सबसे पहले प्रत्येक अभिक्रिया की समीकरणों को ढूंढना पड़ेगा। अपने दिमाग में या पेपर पर समीकरणें बनाना पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर देखें ऊष्माक्षेपी जल के बिना बुझे चूने से अभिक्रिया। तो यहाँ जल की बिना बुझे चूने से अभिक्रिया, ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। इसमें जो चूना है वो पानी में घुलता है और पानी गर्म हो जाता है। किसी अम्ल का तनुकरण, तो ये दोनों ही अभिक्रियाओं को आपको गौर से देखना है। अभिक्रिया का तनुकरण, किसी अम्ल का तनुकरण, जब भी अम्ल की सांद्रता को कम किया जाता है हम कभी भी अम्ल में पानी नहीं मिलाते, बल्कि हम पानी में अम्ल को धीरे धीरे करके मिलाते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और उस ऊष्मा निकलने के कारण आपका पात्र टूट सकता है, या जो आपका विलयन है वो बाहर भी आ सकता है, आपके पात्र के दुर्घटना हो सकती है। तो इन दोनों जो अभिक्रियाएं हैं ऊपर की, जिसमें हम बिना बुझे चूने को पानी में घोल रहे हैं, इसमें भी ऊष्मा निकलती है, पानी गर्म हो जाता है। इसलिए जब भी आप बिना बुझे चूने को पानी में घोलें, किसी लकड़ी की सहायता से घुलना चाहिए और हमेशा पानी में थोड़ा थोड़ा करके चूना डालना चाहिए। इसी प्रकार जब आप अम्ल को तनु करते हैं तो पानी में अम्ल की बूंदें धीरे धीरे करके डालना चाहिए, क्योंकि इन दोनों अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है। तो हमारा सही ऑप्शन आपको पता चल ही गया है, ए और बी। चलिए हम हमारे अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला बहुविकल्प प्रश्न है, श्वसन या कोशिका स्तर पर भोजन का दहन या खाद्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह हिंट हमारे सामने आ रही है। श्वसन कोशिका में होने वाली एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन द्वारा मंद दहन होता है और हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती है। तो श्वसन की अभिक्रिया में ऑक्सीजन का दहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का दहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। अगर हम चाहें तो इस अभिक्रिया की समीकरण भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारा भोज्य पदार्थ है जो कोशिकाओं के अंदर मौजूद है, ग्लूकोज। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन हो रहा है, जलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल रहा है और करीबन 673 किलो कैलोरी 38 एटीपी ऊर्जा भी निकल रही है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला ऑप्शन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यहाँ पर नीचे कुछ समीकरणें लिखी हुई हैं, आपको छांटना है कि इनमें से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है। तो पहले देखें कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं या जिनके पूर्ण होने में प्रकाश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। अर्थात जिन अभिक्रियाओं को पूरा होने में प्रकाश की आवश्यकता लगती है, प्रकाश के कारण जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, उनको हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हम सबसे पहले समीकरण पर ही गौर करें, सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में विघटन, यह अभिक्रिया सामान्यतः धूप में रखने पर हो जाती है। अगर हम सिल्वर क्लोराइड
के विलयन को धूप में कुछ समय के लिए रख दें तो ये श्वेत रंग का विलयन धूसर या काले रंग के विलयन में बदल जाता है, क्योंकि धूप या प्रकाश के कारण सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। और हमने पढ़ा है कि जो अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्मा शोषी होती हैं, तो ये प्रकाश के द्वारा ऊष्मा लेकर टूट रहा है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन AgBr का Ag और Br में टूटना, यह फोटोग्राफी की अभिक्रिया है। फोटोग्राफिक फिल्म पर सामान्यतः AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का लेप होता है। जैसे ही फोटो खींचा जाता है और प्रकाश निगेटिव फिल्म पर पड़ता है, ये AgBr तुरंत Ag और Br में टूट जाता है और इस Ag सिल्वर अर्थात चांदी के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब फोटोग्राफ या निगेटिव पर बन जाता है, जो सफेद रंग का दिखता है चांदी के कारण, जिसे हम बाद में डेवलप करवा लेते हैं। तो इस प्रकार जो फोटोग्राफी की अभिक्रिया है ये भी तभी होती है जब प्रकाश निगेटिव पर पड़ता है और Ag और Br2 में टूटता है। अगली अभिक्रिया है हमारी, उस अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को तो आप भली भांति जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में तभी होता है जब सूर्य का प्रकाश मिलता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पौधों में केवल दिन के समय होती है, रात्रि में नहीं। इस प्रकार हमारी उपरोक्त तीनों अभिक्रियाएं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। चलिए हम अगले बहुविकल्प प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 15वां बहुविकल्प प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन, पहले विस्थापन को समझें। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या लवण विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है और खुद उसकी जगह जाकर जुड़ जाता है। तो इन अभिक्रियाओं पर हम गौर कर रहे हैं। देखिए पहली समीकरण को देखिए, ये तो संयोजन अभिक्रिया हो गई। इस अभिक्रिया को देखें, ये तो वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब हमारे पास ये दो अभिक्रियाएं बचती हैं। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देगा। तो C नंबर की समीकरण में देखें, यहां पर Fe अर्थात लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को निकाल रहा है। देखिए कॉपर को उसने हटा दिया और खुद SO4 से जाकर जुड़ गया है। अगर आप क्रियाशीलता श्रेणी देखेंगे तो आप पाएंगे कि Fe कॉपर के ऊपर स्थित होता है और जो तत्व ऊपर है उसकी क्रियाशीलता नीचे वाले तत्व से अधिक होती है। तो Fe की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, तो Fe कॉपर को उसके विलयन से हटा देता है और खुद उसकी जगह जाकर जुड़ जाता है। यह प्रयोग आप घर पर भी करके देख सकते हैं। आप कॉपर सल्फेट का नीला विलयन लें और उसमें लोहे की कील डाल दें। कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट का नीला विलयन रंगहीन हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट वहां से गायब हो जाएगा और उसकी जगह बन जाएगा FeSO4। तो इस प्रकार यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का तीसरे नंबर का। चलिए हमारा 16वें नंबर का विकल्प है। यहां पर भी एक समीकरण दी गई है ऊपर, आपको बताना है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए हम देख लेते हैं क्या कोई हिंट हमारे पास आ रही है। हिंट हमारे पास नहीं आई है क्योंकि हमने इस बात को पहले ही समझ लिया है। अभिक्रिया को देखें कौन सी अभिक्रिया है। अभिक्रिया को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहां पर जो एल्यूमिनियम है वो Fe को उसके विलयन से हटा रहा है और खुद उसकी जगह जाकर जुड़ रहा है। देखिए Fe अलग हो गया और जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया और Al2O3 में चेंज हो गया। तो एल्यूमिनियम ने Fe को उसके विलयन से हटा दिया। और हटाना कौन सी अभिक्रिया होती है? हटाना अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो सामान्यतः यहाँ पर हमारा वियोजन अभिक्रिया हमने लिख दिया है, ये गलत है। वास्तव में यह एक विस्थापन अभिक्रिया है ऊपर की तरह। तो यहाँ पर सही उत्तर कोई, हाँ ये D नंबर का जो है ये सही ऑप्शन है, विस्थापन अभिक्रिया हमारा ये समीकरण का सही उत्तर। चलिए हम पुनः अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17वां बहुविकल्प प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं? अब ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं उसकी परिभाषा हिंट के तौर पर दी गई है। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारक आप जानते हैं, अभिकारक किन्हें कहते हैं? जो तीर के निशान के पहले हैं इन्हें हम अभिकारक कहते हैं, तीर के निशान के बाद जो बने हैं उत्पाद हैं। तो हमें अभिकारकों पर गौर करना है। जिस अभिकारक में आपस में आयनों का लेन देन हुआ है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जैसे हम पहली अभिक्रिया देखें तो ये द्विविस्थापन नहीं है, क्योंकि इस अभिक्रिया में केवल PbCl2 से जाकर जुड़ रहा है, बदले में कोई आयन दूसरी ओर से नहीं आ रहा है। हम B नंबर की समीकरण को देखें तो यहां पर देखिए जो सोडियम है वो क्लोरीन के पास जा रहा है और क्या बन रहा है? NaCl। और इधर से जब सोडियम क्लोरीन की ओर गया तो इधर से बेरियम सल्फर के पास आ रहा है और बन रहा है BaSO4। तो इस प्रकार ये B नंबर की जो रासायनिक समीकरण है उसमें अभिकारकों के मध्य पदार्थों का या आयनों का लेन देन हो रहा है। सोडियम BaCl2 के पास जाकर NaCl बना रहा है और बेरियम Na2SO4 के पास आकर BaSO4 बना रहा है। तो हमारी सही समीकरण हो जाएगी B नंबर की, जिसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है।
चलिए अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट एवं अमोनियम क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के लिए सही प्रदर्शित होता है? तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की शब्द समीकरण दे रखी है। आपको सबसे पहले इस शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे? बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड बनाता है। इसकी समीकरण ये यहां दी गई है। ये जो समीकरण है ये इसी अभिक्रिया की है। अब जरा हिंट को देख लें। जब दो अभिकारक विलयन अवस्था में जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके श्वेत रंग का अवलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस अवलेय पदार्थ को अवक्षेप तथा इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, जब ये अभिक्रिया होती है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, अमोनियम सल्फेट Na2SO4, ये दोनों यहाँ पर जलीय रूप या एक्वा फॉर्म में होते हैं, और जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो NaCl का जलीय विलयन बनता है सोडियम क्लोराइड का, और उस जल में BaSO4 एक सफेद रंग के ठोस अवलेय अवक्षेप के रूप में परख नली की तली में या बीकर की तली में बैठ जाता है। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया हुई। चूंकि यहाँ पर अवक्षेप बन रहा है BaSO4 का श्वेत रंग का जो तली में बैठ रहा है अघुलनशील, अर्थात ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया हुई C। लेकिन साथ ही साथ इस अभिक्रिया को हमने ऊपर पढ़ा है कि यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। ऊपर वाले ऑप्शन में देखा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया ये दोनों ही बहुविकल्प के सही उत्तर हैं। आप चाहें तो दोनों को लिख सकते हैं या दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। चलिए हम अगले बहुविकल्प प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला बहुविकल्प प्रश्न जो है 19 नंबर का, वह है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन व किसका अपचयन हो रहा है? तो ये उपचयन अपचयन क्या है उसे हम हिंट के माध्यम से समझेंगे। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी अभिकारक से ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाता है, तो उसका उपचयन होता है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है, अर्थात ऑक्सीजन अभिकारक से निकलता है, तो उसका अपचयन होता है। तो हमें समीकरण पर गौर करना पड़ेगा। इस समीकरण को देखिए, हमें केवल अभिकारक देखना है, इधर के हमें उत्पादों को नहीं देखना है। अभिकारक को देखिए, यहां पर CuO अभिक्रिया के बाद CO में बदल रहा है, अर्थात इसमें से ऑक्सीजन कम हो रहा है, और हमने पढ़ा है ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। तो Cu का यहां पर अपचयन हो रहा है। और गौर से देखिए, ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन लेकर पानी में बदल रहा है, यानी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन कहलाती है। तो इस प्रकार यहां पर हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। तो CuO से ऑक्सीजन निकली तो Cu का हो गया यहां पर अपचयन, और वह ऑक्सीजन H2 के पास चली गई तो H2 का हो गया अपचयन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उत्तर क्रमांक 1, H2 का उपचयन क्योंकि उससे ऑक्सीजन जुड़ी है, और CuO का अपचयन क्योंकि उससे ऑक्सीजन निकली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। यह रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना और हमें बताना है कि अभिक्रिया दिए गए ऑप्शन में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया को हमने गौर से देखा तो अभी कुछ समझ में नहीं आया, पर हम अपनी हिंट को एक बार देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है तो इस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात एक अभिकारक से ऑक्सीजन निकलेगी और दूसरे अभिकारक के पास ऑक्सीजन चली जाएगी, तो एक का उपचयन हो गया, एक का ऑक्सीजन निकल जाने से अपचयन हो गया, और दूसरे में ऑक्सीजन जाने से उसका उपचयन हो गया। तो दोनों ही क्रियाएं एक ही समीकरण में एक साथ आ जाएं तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ देखिए, ये अभिकारक है हमारा MnO2, और ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ये ऑक्सीजन इसने त्याग दी, Mn में बदल गया, और उस ऑक्सीजन को किसने ले लिया? यहाँ देखिए, हाइड्रोजन ने उस ऑक्सीजन को ले लिया और वो H2O में बदल गया। तो इस प्रकार Mn से ऑक्सीजन निकली है तो यहाँ पर MnO2 का अपचयन हो रहा है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास चली गई है, वो H2O में बदल गया है, अर्थात यहाँ हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। ये तो एक बात हुई कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए, तो हमारा सही उत्तर हो गया यहाँ पर उपरोक्त जो समीकरण दी गई है वह रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। चलिए हम फटाफट से हमारे अंतिम दौर की ओर चल रहे हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार का परिवर्तन है। ये सुझाव आया हमारे पास, जब लोहा वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता अर्थात नमी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह एक भूरे रंग का एक भंगुर ऑक्साइड बनाता है, जिससे इसकी ऊपरी परत का क्षय होने लगता है। इसे जंग लगना कहते हैं। तो सामान्यतः लोहा में जब जंग लगती है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दो काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं जब लोहे में जंग लगती है? कि लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और ऑक्साइड बनाता है। तो लोहा ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्साइड बना रहा है, अर्थात लोहे का क्या हो रहा है? लोहे का यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ना यानी उपचयन हो रहा है, और साथ ही साथ उस भंगुर ऑक्साइड के बन जाने से उसकी ऊपरी पद का क्षरण होने लगता है। क्षरण होना, जंग लगना संक्षरण कहलाता है।
तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही बता रखा है। सही उत्तर की हम बढ़ते हैं। बिल्कुल ए और सी यहां पर इसके सही ऑप्शन है। आप दोनों को लिख सकते हैं या किसी एक को भी लिख सकते हैं। तो लोहे में जंग लगना उपचयन अभिक्रिया भी है, क्योंकि लोहा ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना यानी उपचयन, साथ ही साथ ऊपरी परत का क्षय होने लगता है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। चलिए बिना देरी किए हम तुरंत हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को रगड़कर साफ किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर की परत होती है। तो हमें बताना है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम साफ क्यों करते हैं, उसके ऊपर ऐसी कौन सी परत है जिसे हम हटाते हैं तब वह जल पाता है। तो हमारे पास एक हिंट आई है। मैग्नीशियम भी अन्य धातुओं के समान क्रियाशील धातु है, जो लंबे समय तक वायु में खुला रहने पर ऑक्सीजन से क्रिया कर भंगुर ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड बनता है वो सफेद रंग का होता है, जो इसके ऊपर एक पतली परत के रूप में चढ़ जाता है और मैग्नीशियम तार को जलने में अवरोध पैदा करता है। तो बस उसी को हम रगड़ के हटाते हैं। वो सफेद रंग का भंगुर ऑक्साइड जब मैग्नीशियम के ऊपर से हट जाता है तो मैग्नीशियम तार आसानी से लौ में वायु के द्वारा जलता है। लेकिन हमें यह बताना है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर किस चीज की परत चढ़ी हुई है। क्या धूल मिट्टी की परत है? नहीं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, तो स्वाभाविक है किसकी परत होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, क्योंकि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके भंगुर ऑक्साइड बनाती हैं। चलिए अब हम अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। हमारा 23वां अध्याय का महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न है। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों? मेवे समझते हैं ना, मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, चारोली इत्यादि लंबे समय तक अगर रखे रहने दें तो वो सड़ जाते हैं। सड़ जाने का मतलब है उनमें से गंध आने लगती है, उनका स्वाद बिगड़ जाता है। हमारे पास हिंट है। तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खुले रखे रहने पर ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं या उपचयित हो जाते हैं या विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं। अगर इन पदार्थों को हमें विकृत गंधी होने से बचाना है तो इन्हें ऑक्सीजन के संपर्क से रोकना पड़ेगा, या तो इन्हें हमें बंद ढक्कन वाले डिब्बों में रखना पड़ेगा, या इनके साथ ऐसी गैस भरना पड़ेगी जो इनसे क्रिया नहीं करती, यानी कम क्रियाशील गैस। तो लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे क्यों सड़ जाते हैं? तो हमारा उत्तर आएगा विकृत गंधिकता के कारण, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, स्वाद और गंध खराब हो जाता है। हमारा अगला विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सी तेल के ताजे नमूने को लंबे समय तक रखने के लिए प्रयुक्त की जाती है? यहाँ 4 ऑप्शन है। हमें बताना है कि कौन सी गैस तेलीय खाद्य पदार्थों को बिना विकृत गंधित हुए लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो कौन सी गैस हो सकती है? कम क्रियाशील गैस, ऑक्सीजन की तुलना में कम क्रियाशील गैस, जो खाद्य पदार्थों से क्रिया ना करे, उनका उपचयन ना करे। और आप जानते हैं बाजार में जो चिप्स की थैलियां आती हैं, कुरकुरे की थैलियां आती हैं, उन सब में गैस भरी हुई रहती है जो उन खाद्य पदार्थों को विकृत गंधी नहीं होने देती 3 से 6 महीने तक। कौन सी गैस होती है? तो कम क्रियाशील गैस का उदाहरण होता है हीलियम और नाइट्रोजन। तो हमारा उत्तर आ जाएगा विकृत गंधी होने से बचाने के लिए हमें खाद्य पदार्थों के साथ हीलियम और नाइट्रोजन गैस भरना पड़ती है। इस प्रकार हमारा ये अध्याय 1 का सारे हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे जो परीक्षाओं में आते हैं, साथ ही साथ हमारे पाठ का भी रिवीजन हो गया। अगर आपने कोई ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने साथियों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।